ईरान पर हमला कैसे किया गया? वो ईरान जो लगातार 9 दिनों से इजराइल के नाक में दम किए हुए था, तो आखिरकार कैसे इजराइल के कहने पर अमेरिका तैयार हो गया? किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया? किस किस को पता था कि हमला होना है? और एक सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प जानकारी निकल करके सामने आई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, इस बारे में ईरान को पहले ही बता दिया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई ऐसा हुआ था, या इस खबर को या इस जानकारी को इसलिए सामने रखा जा रहा है ताकि ईरान के अंदर लोगों में असंतोष फैल सके और ईरान के लीडर्स पर लोग भरोसा ना करें। इसको समझना जरूरी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सैटेलाइट इमेज कुछ जारी की गई है। सैटेलाइट इमेज को अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक स्पष्ट नहीं होता है कि हां वाकई कोई हमला किया है। अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं हैं या उस पूरे हमले को समझते नहीं हैं, तो शायद आपको नंगी आंखों से या सामान्य समझ के साथ में यह बात समझ में नहीं आए कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि इतने छोटे से छेद से कोई बम अंदर गया और उसके बाद में अंदर सब कुछ तहस नहस कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में अब से कुछ देर पहले जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अमेरिका के रक्षा मंत्री, तो उन्होंने कहा कि इस घटना के बारे में, इस पूरे प्लान के बारे में सिर्फ कुछ ही लीडर्स को पता था, और ये जो हमने इस वक्त में ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये ऑपरेशन 11 सितंबर 2001 को हुए ऑपरेशन के बाद में सबसे लंबा ऑपरेशन था। यानी जिस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हम 2 हफ्ते का समय ले रहे हैं, हम अभी अब ईरान पर हमला नहीं करेंगे, उसी वक्त में दरअसल ये ऑपरेशन शुरू हो रहा था। और जिन बॉम्बर्स के जरिए, जिन बॉम्बर विमान के जरिए ये बम गिराए गए हैं, वो विमान 37 घंटे पहले टेक ऑफ कर चुके थे। यानी 37 घंटे से वो विमान हवा में थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि 3 अलग अलग परमाणु साइट्स पर बम गिराए गए, लेकिन तीनों साइट्स पर बम विमान से नहीं गिराए गए, बल्कि एक साइट पर बम पनडुब्बी के जरिए मिसाइल से भी गिराए गए। तो इस पूरी स्क्रिप्ट को सुनिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे कहानी लिखी गई और फिर कैसे उस कहानी को अंजाम दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप, वो भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त में वो रूम में रह करके लगातार नजर रखे हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने खुद से फोन किया है ईरान के राष्ट्रपति को, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जरा सैटेलाइट इमेज देख लेते हैं कि सैटेलाइट इमेज में क्या कुछ पता चल रहा है। ये सैटेलाइट इमेज आप देखिए, और ये सैटेलाइट इमेज अगर आप पहली बार में देखेंगे या सामान्य समझ के साथ में देखेंगे तो इसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ छेद हैं, और इन छेद के जरिए ये बताया जा रहा है कि इसमें से अंदर बम गए हैं। हालांकि जिस बम को गिराया गया है GBU-57, उसकी खासियत यह है कि वो 200 फीट तक सीधा नीचे जाता है और उसके बाद जाकर के फटता है। तो क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि इन्हीं छेद में से बम नीचे गया और उसके बाद में नीचे जाकर के फट गया? लेकिन जमीन धसी हुई नजर नहीं आ रही। ये एक यहां पर सवाल खड़ा होता है। सैटेलाइट इमेज के जरिए जो कुछ दिख रहा है, इसमें जमीन धसी हुई नजर नहीं आ रही। तो क्या वाकई ये वही तस्वीर है या कुछ और है? इसको समझना बाकी है। अब इसके बाद में एक दूसरी सैटेलाइट इमेज देखिए। इस सैटेलाइट इमेज में आप देख रहे हैं कुछ ट्रक वहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस बात की भनक अमेरिका को लग गई थी कि ईरान अपने परमाणु हथियारों को ट्रकों के जरिए कहीं और शिफ्ट कर रहा है, और इसीलिए आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के लिए तैयार हो गए? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पहलू है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, इस हमले को जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, क्या ईरान के पास में कोई दूसरा रास्ता था? क्या ईरान ने पहले ही अमेरिकी प्लान को डिकोड कर लिया था और ईरान ने अपने परमाणु हथियार कहीं और शिफ्ट कर दिए? उसका कोई खास नुकसान नहीं हो पाया। और अभी भी वो सवाल बरकरार है सैटेलाइट इमेज आने के बावजूद कि आखिरकार अभी तक रेडिएशन का रिसाव
होने की खबर क्यों नहीं है? यह अपने आप में अभी भी सवाल है। ईरानी परमाणु ठिकानों पर मिसाइल गिराने के करीब 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें जनरल डैन केन ने बताया कि ईरान में चले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था और इसमें 125 से ज्यादा जेट शामिल थे। तो यहां पर अमेरिका के रक्षा मंत्री वो कह रहे हैं कि हमने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर रखा, कि आधी रात को हथौड़ा चलाना है, यह नाम दिया गया। और यह सबसे लंबा ऑपरेशन था, यह भी बताया जा रहा है। 125 जेट इस ऑपरेशन में शामिल हुए, यह भी बताया गया है। हमले से 37 घंटे पहले उड़े थे B-2 बॉम्बर। हमला करने से पहले B-2 बॉम्बर विमान ने अमेरिका के मिसोरी व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से करीब भारतीय समय अनुसार 20 जून को दोपहर 3:30 पर टेक ऑफ किया। इस विमान ने लगभग 37 घंटे तक बिना रुके उड़ान भरी और बीच में हवा में कई बार फ्यूल भरा। B-2 बॉम्बर ने फोर्डोस और नतांज साइट पर 30,000 पाउंड के यानी 14,000 किलो के 1 दर्जन से ज्यादा GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए। वहीं इस्फान और नतांज पर 30 टामहुक क्रूज मिसाइलें दागी और इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। तो सबसे जबरदस्त जो तैयारी की गई थी अमेरिका की तरफ से, वो तैयारी थी फोर्डोज के लिए। यहां पर वो परमाणु साइट है जहां पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और इसी के लिए स्पेशल तैयारी की गई थी कि इसी के लिए बॉम्बर विमान आए, स्पेशल बॉम्ब आया GBU-57, जिसको मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। और इसी के जरिए जो है यहां पर बम गिरा करके इसको निस्तेनाबूद करने की कोशिश की गई। बाकी दूसरी जगहों पर, दूसरी साइट्स पर मिसाइल के जरिए, पनडुब्बी से मिसाइल आती है और वो मिसाइल के जरिए 400 मील दूर से वहां पर वार किया गया। ईरान को धोखा देने 2 दिशा में गए बॉम्बर। जनरल केन ने बताया कि इस मिशन में धोखे की रणनीति भी अपनाई गई और इसमें कुछ बॉम्बर को प्रशांत महासागर में तैनात किया गया ताकि ईरान को लगे कि हमला प्रशांत महासागर की तरफ से होगा, जबकि असली हमला व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से किया गया। तो यहां पर जो है वो अमेरिका ने अपनी धोखा देने वाली रणनीति अपनाई है, डाइवर्ट किया। ईरान के दिमाग को चालाकी से जो है वो बांटने का काम किया कि आपको वो चीज दिखाई जा रही है और हमला उधर से हो गया। जनरल केन ने कहा कि पूरा ऑपरेशन बेहद गुप्त था और इसकी जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा अमेरिकी मिलिट्री लीडर्स को ही थी। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद में यह सबसे लंबा B-2 मिशन था। तो याद करिए 11 सितंबर 2001 जब अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। 2 टावर जिस पर विमान आते हैं और विमान आकर के सीधा वहां पर विस्फोट कर देते हैं। 2 अलग अलग जगह पर और विमान गए थे। करीब 19 आतंकवादियों ने जो है वो हमला किया था अमेरिका पर। उसके बाद में अमेरिका ने कार्रवाई की, उसमें करीब करीब अमेरिका के 2900 लोग मारे गए थे। तो अमेरिका अब इस बात को भी बता रहा है कि हमने इजराइल के लिए जो हमला किया है वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा हमला है। इसमें 125 से ज्यादा विमान शामिल थे। इसमें 7 स्टील्थ B-2 बॉम्बर शामिल किए गए। B-2 बॉम्बर्स ने इन विमानों को ईरान की फोर्डोज और नतांज परमाणु साइट पर करीब 14,000 किलो के बम गिराए। वहीं इस्फान पर टामहुक मिसाइलें दागी गई। तो टामहुक मिसाइलें जो हैं वो आती हैं पनडुब्बी से 400 मील दूर, इनको रखा जाता है और वहां से मिसाइल जो है छोड़ी जाती है और उसके बाद में इस्फान में हमला किया गया। अब जो सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा था कि ये दावा भी किया गया है कि ईरान को भी पहले से बता दिया गया था कि आपके परमाणु साइट्स पर हम हमला करने वाले हैं। अमेरिका ने ईरान को पहले से ही हमले की जानकारी दे दी थी। एक रिपोर्ट में कहा गया है अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की जानकारी 1 दिन पहले ही दे दी थी। मिडल ईस्ट बेस्ड न्यूज वेबसाइट अमवाज मीडिया के मुताबिक ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका ने हमले से पहले ईरान को एडवांस में नोटिस भेज दिया था। ईरानी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया है कि 21 जून को ट्रंप प्रशासन ने ईरान को बताया कि उसका मकसद
ईरान के साथ युद्ध करना नहीं है, वो सिर्फ फोर्डो, नतांज और इस्फहान में परमाणु सुविधाओं पर हमला करने वाले हैं। अब अगर ये बात सही है तो वाकई बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे, लेकिन क्या अमेरिका ने ऐसा कह करके अपनी जान छुड़ाई है? क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा नहीं कहता तो हो सकता है कि फिर ईरान के अगले हमले वो अमेरिका के अंदर होते। और क्या अमेरिका ऐसा कह करके अपना पल्ला झाड़ सकता है, या ऐसा सुनने के बाद में कि हाँ हमने तो आप पर जो है वो बता करके हमला किया है, तो क्या ईरान अब अमेरिका को छोड़ देगा? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिकी हमले से रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई हमले कर रहा है, जिस पर इजराइल का कहना है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना चाहता है। हालांकि ईरान ने परमाणु बम बनाने से इनकार किया। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन हमलों में ईरान को कितना नुकसान हुआ है। वहीं ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था AEOI ने अमेरिका के मिसाइली हमलों के बाद में फोर्डो और नतांज और इस्फहान में कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, यह कहा है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के परमाणु ठिकानों के तबाह करने के दावे के बाद में आया है। तो मतलब यहां पर जो है वो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा तो कोई रेडिएशन लीकेज ही नहीं हुआ है। और अगर रेडिएशन लीकेज नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह भी कि फिर अमेरिका जिस मकसद से हमला करने के लिए गया था, या फिर इतना खतरा जो अमेरिका ने उठाया, तो फिर वो ऐसे ही था क्या? क्या अमेरिका के पास में पुख्ता जानकारी नहीं थी? क्या फिर यह कहा जाए कि जो सैटेलाइट इमेज में दिखाई दे रहा था कि कुछ ट्रक्स वहां पर लगे हुए थे, क्या उन ट्रकों के जरिए ईरान ने पहले ही अपने परमाणु हथियार कहीं और भेज दिए थे, और जब तक अमेरिका वहां पर पहुंचता है तब तक उसको खाली प्रयोगशाला मिलती है, खाली प्रयोगशाला को उसने ध्वस्त कर दिया? यह अपने आप में एक और बड़ा सवाल खड़ा होगा कि दुनिया का बॉस अपने आप को कहने वाले अमेरिका, उसको अगर यह भी जानकारी नहीं है कि कहां पर परमाणु हथियार बन रहा है, और अगर परमाणु हथियार वहां से कहीं पर और शिफ्ट किए जा रहे हैं और तो भी अमेरिका को नहीं पता, तब तो और बड़े सवाल खड़े होंगे कि भाई आप अपने आप को दुनिया भर के चौधरी बताते हो और आपकी नाक के नीचे ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, तब आपको पता नहीं है। ईरान अपने परमाणु हथियारों को ट्रक के जरिए कहीं और शिफ्ट कर दे रहा है, तब भी आपको पता नहीं है। तो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सारी सैटेलाइट इमेज, ये सब कहाँ है? जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका यहाँ पर हमला करना चाह रहा था तो यहाँ पर तो पहले से ही अमेरिका की एक सैटेलाइट लगातार निगरानी कर रही होगी, अमेरिका की एजेंसियां लगातार यहाँ पर निगरानी कर रही होंगी। तो फिर कैसे ट्रक चले गए और कैसे सारा सामान चला गया? या ईरान ने वाकई अब की बार अमेरिका की, इजराइल की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है? यह भी बड़ी बात है कि जब अमेरिका की तरफ से पहले यह कहा जा चुका था, संसद में यह बयान दिया गया था कि ईरान के पास में परमाणु हथियार नहीं है, तो क्या वो बात सही थी? क्या वाकई ईरान के पास में परमाणु हथियार नहीं है, जिसके कारण वहां पर हमला भी किया गया और हमला होने के बावजूद रेडिएशन का लीकेज नहीं हुआ अभी तक, रिसाव नहीं हुआ अभी तक? तो इसका मतलब ये कि अमेरिका ने बिना परमाणु बम की बात के, बिना बात के ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो इसका मतलब तो यह है कि अमेरिका को जवाब देना चाहिए कि आप किसी देश पर कैसे अटैक कर सकते हैं जब तक आपके पास में पुख्ता सबूत नहीं है। और अगर वहां पर परमाणु बम था, आप ये बता रहे हैं कि आपने उन परमाणु बमों को नष्ट कर दिया, तो परमाणु बमों को ऐसे ही नष्ट नहीं किया जाता है। उसके लिए स्पेशल पहले से अलग से जो है वो आपको प्रोविजंस लेने पड़ते, तब जाकर के पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो है वो इतना बड़ा हमला करने का दावा कर रहे हैं, और इतना बड़ा हमला आप कैसे उसको अंजाम दे रहे हैं, और आपके पास में पुख्ता जानकारी भी नहीं है, तब तो दुनिया भर में आप पर सवाल और खड़े होंगे। वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने आज बात की ईरान के राष्ट्रपति से, और उन्होंने कहा, ये बाकायदा ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से बात की, हमने मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की, हाल की बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति पर गहरी चिंता जताई। मैंने फिर से अपील की है कि हालात को शांत किया जाए, बातचीत और कूटनीति के जरिए आगे बढ़ा जाए,
और क्षेत्र में जल्दी से जल्दी शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाल की जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। इजराइल से बात नहीं की है, क्योंकि जब इस जंग की शुरुआत हुई थी तो इजराइल से बात की थी। हालांकि तभी बात करनी चाहिए थी भारत के प्रधानमंत्री को ईरान से भी। सोनिया गांधी ने यहां पर लेटर लिखा, एक उनका लेख आया, आर्टिकल आया उनका, और उन्होंने कहा कि भारत का पुराना साझेदार है ईरान, भारत के ऊपर कई एहसान है ईरान के, आपको अपने सहयोगी को, पुराने सहयोगी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब वही है कि हमला हो चुका है और हमले के बाद में अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस्लामिक देशों से भी नपी-तुली प्रतिक्रिया आई है और इसके बाद में अमेरिका ने पूरी स्क्रिप्ट सामने रखी है कि किस तरीके से हमला किया गया। आपको क्या लगता है, अब क्या वाकई ईरान को जवाब देना चाहिए या फिर ईरान को कुछ समय के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए और उसके बाद में जवाब देना चाहिए? हालांकि ईरान अभी भी इंच भर भी टस से मस नहीं हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और लगातार जिस तरीके से 9 दिनों से वो इजराइल पर हमला कर रहा था, उसी तरीके से ईरान आज भी लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर जबरदस्त कहर बरपा रही है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।